नमस्कार। एक सवाल सोचिए, क्या कोई नागरिक अ, अपने सबसे बुनियादी संवैधानिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार छोड़ सकता है? सुनने में ये अजीब लगता है ना? क्या कोई ये कह सकता है कि हाँ ठीक है, मेरे साथ भेदभाव कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं? आज हम इसी तरह के एक पेचीदा सवाल की तह तक जाएंगे। ये जुड़ा है 1958 के एक बहुत अहम अदालती मामले से, बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयोग। ये मामला यूं तो एक टैक्स विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन इसने ना हमारे मौलिक अधिकारों की प्रकृति पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो चलिए समझते हैं ऐसे। तो कहानी शुरू होती है आयकर जांच आयोग अधिनियम 1947 से। श्री बशेश्वर नाथ थे, उन पर टैक्स चोरी का मतलब काफी गंभीर आरोप था और जुलाई 1948 में उनका मामला जांच के लिए एक खास आयोग को, इसी एक्ट के तहत बने आयोग को सौंपा गया। अब जांच चली रही थी कि 1949 में कानून में एक नया रास्ता जोड़ा गया। अच्छा। धारा 8A थी शायद। हाँ, बिल्कुल। धारा 8A, इसके तहत ये था कि जिन पर जांच चल रही है वो चाहे तो आयोग के साथ एक समझौता, एक सेटलमेंट कर सकते थे। अच्छा। आज श्री बशेश्वर नाथ ने मई 1954 में यही किया। उन्होंने एक समझौता किया, माना कि हाँ, करीब 4,48,000 रुपए की आय उन्होंने छुपाई थी और टैक्स और जुर्माने के तौर पर 3.5 लाख रुपए किश्तों में देने को वो राजी हो गए। यहाँ तक तो ठीक लगता है, एक सामान्य टैक्स सेटलमेंट जैसा। लेकिन फिर पेच कहाँ आया? पेच आया संविधान लागू होने के बाद। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। हाँ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे सूरजमल मोहता, श्री मीनाक्षी मिल्स, MCT मुथैया, इन सब में ये कहा कि वो जो 1947 वाला जांच आयोग था ना, हाँ, उसकी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। उल्लंघन क्यों? मतलब प्रक्रिया में क्या दिक्कत थी? ये एक ही तरह के टैक्स चोरी के मामले हैं, पर कुछ लोगों के लिए सामान्य थोड़ी नरम प्रक्रिया और कुछ के लिए ये खास आयोग वाली सख्त प्रक्रिया। ये तो भेदभाव हुआ ना। हाँ, ये तो बिल्कुल समानता के खिलाफ है। दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया कि श्री बशेश्वर नाथ का वो समझौता जो मई 1954 में हुआ था, हाँ। और जो ऐसी प्रक्रिया के तहत हुआ जिसे कोर्ट ने बाद में असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण मान लिया, क्या वो समझौता अब भी लागू रह सकता है, वैध है? अच्छा, ये बड़ा सवाल था। सरकार ने क्या कहा इस पर? उनका क्या तर्क था? सरकार का तर्क सीधा था। उन्होंने कहा, ठीक है, मान लिया प्रक्रिया में शायद खामी हो, लेकिन श्री बशेश्वर नाथ तो अपनी मर्जी से समझौते के लिए राजी हुए थे ना। अच्छा, मतलब वॉलंटरी था। हाँ, उनका कहना था कि श्री बशेश्वर नाथ ने जानबूझकर अपनी मर्जी से समझौता चुना, यानी एक तरह से उन्होंने अपने समानता के मौलिक अधिकार को खुद ही छोड़ दिया, उसका अभित्याग कर दिया, अंग्रेजी में जिसे वेवर कहते हैं। तो ये था सरकार का मेन पॉइंट कि अधिकार छोड़ा जा सकता है। क्या कोर्ट ने ये माना? क्या हम अपने मौलिक अधिकार छोड़ सकते हैं? यही सबसे अहम सवाल था इस पूरे मामले का, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गहराई से सोचा। बहुमत का फैसला जो आया वो एकदम साफ था, नहीं, आप अपने मौलिक अधिकार, खास तौर पर अनुच्छेद 14 जैसे अधिकार छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं? अगर कोई अपनी मर्जी से कह रहा है तो? कोर्ट ने समझाया कि ये अधिकार सिर्फ व्यक्ति के निजी फायदे या नुकसान की चीज नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रियायत नहीं है, ये संविधान ने एक बड़ी लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी के तहत दिए हैं। ये असल में सरकार पर, राज्य पर डाली गई एक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है कि वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अच्छा, मतलब ये अधिकार व्यक्ति से ज्यादा राज्य के दायित्व से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति ये कहकर कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। ये अधिकार तो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं, सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने के लिए। इन्हें आप अपनी मर्जी या सहूलियत के हिसाब से छोड़ नहीं सकते। समझ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री बशेश्वर नाथ का वो समझौता, भले ही उन्होंने साइन किया था, वो अवैध माना गया। हाँ, अवैध माना गया, क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया पर आधारित था जो खुद ही उनके समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती थी, और क्योंकि वो इस अधिकार को छोड़ ही नहीं सकते थे, तो उनका समझौता टिक नहीं सकता था। तो फिर जो पैसा वो दे चुके थे, उसका क्या हुआ? और आगे की किश्तों का? कोर्ट ने ये कहा कि जो पैसा वो पहले ही दे चुके थे वो वापस नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि श्री बशेश्वर नाथ ने शायद उस पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया था।
लेकिन हाँ, उस समझौते के तहत भविष्य में जो किश्तें देनी थीं या कोई और वसूली होनी थी, उस पर रोक लगा दी गई। तो इस पूरे केस का, इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? मतलब सबसे बड़ी सीख? सबसे बड़ी सीख यही है जो बशेश्वरनाथ मामले ने स्थापित की। भारतीय संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हम अपनी मर्जी से छोड़ दें या किसी से सौदा कर लें। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत रियायतें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये राज्य पर बाध्यकारी दायित्व हैं। ये लोक नीति पर आधारित हैं, पब्लिक पॉलिसी पर। ये फैसला हमें यही याद दिलाता है कि संविधान ने ये अधिकार हम सबको दिए हैं, ताकि हर नागरिक की गरिमा और बराबरी बनी रहे, और इन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि अगर व्यक्ति खुद भी चाहे तब भी नहीं। ये बात वाकई बहुत अहम है और आज के समय में भी ये सोचने पर मजबूर करती है ना। मतलब आजकल हम कितनी आसानी से ऑनलाइन नियम और शर्तों पर अग्री कर देते हैं बिना पढ़े, या किसी सरकारी स्कीम के फायदे के लिए फॉर्म साइन करते हैं। हाँ, ये एक विचारणीय बिंदु है। कहीं हम अनजाने में ही ऐसी किसी स्थिति में तो नहीं पड़ जाते जहां हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई आँच आ रही हो? ये केस हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार कितने महत्वपूर्ण और अटूट हैं।